नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे। ये खबर सुनने के बाद जो कष्ट और जो दुख हो रहा है पूरे देश को, जो सदमा लगा है, उससे उबरने की कोशिश में पूरा देश है। लेकिन अभी जनरल की राजकीय ढंग से अभी उनकी अंतिम विदाई होनी है। वो भी करेगा ये राष्ट्र, क्योंकि ऋणी है राष्ट्र के प्रति जो सेवा है इस सैन्य अधिकारी की। और सीडीएस के पद पर रहते हुए उनकी जान गई और एक बहुत बड़ी भूमिका में इन दिनों जनरल रावत थे, लेकिन वो हमारे बीच नहीं रहे। लोकसभा में भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिर्फ 20 मिनट के अंदर जो हादसा हुआ है और किस तरीके से चॉपर क्रैश हुआ है, और वो वहाँ के तमिलनाडु के कुन्नूर के वेलिंगटन इंस्टीट्यूट जा रहे थे, जो वहाँ पर डिफेंस स्टूडेंट्स रहते हैं, उनसे बातचीत करने के लिए वो जा रहे थे। और 11:48 का वो समय था जब वो वहाँ के लिए उड़ान भरी वो चॉपर, और सिर्फ कुछ ही मिनट में वो इस स्थिति में पहुँचा कि पूरा विमान आग का गोला बन गया और 13 लोगों की मौत हो गई। और ऐसा बताया जा रहा है, जो खबरें अभी तक आ रही हैं, कि जनरल बिपिन रावत हादसे के बाद भी हॉस्पिटल ले जाते समय कुछ देर तक जिंदा रहे और उन्होंने अपना नाम भी उस दौर में, उस समय में, उस क्षण में वो बोलने की कोशिश करते रहे, क्योंकि वो एक सैन्य अधिकारी थे। सेना का कोई भी अधिकारी अपने अंतिम समय तक अपनी जान की कीमत बताता है, दिखाता है, और उससे कुछ लोगों को सहयोग मिल सके, ये वो कोशिश करता है। और शायद उस प्रत्यक्षदर्शी ने जिसने बताया, और जो खबरें आ रही हैं कि जनरल रावत अपना नाम बहुत धीमी आवाज में ले रहे थे और इसी से उनकी पहचान की जा सकी, लेकिन हॉस्पिटल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। सीडीएस रावत अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी कुछ यादें उन सैन्य अधिकारियों के जहन में जरूर हैं। उन्हीं में से एक कर्नल शैलेंद्र आज हमारे साथ सीधे एवी स्टार से जुड़ रहे हैं और कुछ जानकारी और उनके महत्व के बारे में, उनकी कार्यशैली के बारे में कर्नल शैलेंद्र जरूर आपको बताएंगे। कर्नल शैलेंद्र, आपका स्वागत है। दुख की घड़ी में आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनरल रावत अब हमारे बीच नहीं हैं, वो इतिहास हो गए, लेकिन वर्तमान में रहते हुए जो इतिहास वो लिख करके गए, वो सभी सेना के अधिकारियों, चाहे वो रिटायर्ड हों, चाहे वो वर्तमान में कार्यरत हों, उनके लिए वो एक प्रेरणा स्रोत बन गए। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात, मैं सिर्फ जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि नहीं दूंगा, मैं उन सभी 13 लोगों को दूंगा। मेरे लिए हर वो आदमी जो देश के नाम पर कुर्बान हुआ हो इज इम्पोर्टेंट, इज वेरी इम्पोर्टेंट। राइट। अगर जनरल रावत अपना काम ढंग से, ठीक ठाक, सुचारू रूप से कर पाते थे, वो इसीलिए कर पाते थे क्योंकि उनके साथ ब्रिगेडियर लीडर, उसके पीएसओ, ये सब होते थे, तभी तो पॉसिबल है कि वो जनरल अपना काम कर पाए। पर्सनल ट्रेट्स उनके बेस्ट हैं, ये सबको पता है, बट फिर भी मैं समझूंगा कि मेरा देश, मैं अगर जनरल रावत को ट्रिब्यूट पे करे, तो एक चीज अगर अपना ले तो सबसे बढ़िया ट्रिब्यूट होगा। जनरल रावत ऊपर भी जाकर खुश रहेंगे कि देखो, जो चीज मैंने शुरू करी, मेरे देश ने उसे आगे बढ़ाया। That is India first, always, every time, everywhere। जब भी कभी हम उनके साथ इंटरेक्ट करे हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि रोजाना का इंटरेक्शन था, लेकिन कम से कम मैं 20-22 बार उनसे इंटरेक्ट कर चुका हूँ एज अ चीफ, एज अ सीडीएस। और उसमें जो आउटस्टैंडिंग बात है उनका काम करने का ढंग, तो यार तुम करो, बाद में देखेंगे कि क्या हुआ, कुछ करो। That is called as India first, every time, everywhere। That is the spirit। अगर वो स्पिरिट हम उस आदमी की ले लें, उसे आगे बढ़ाए, स्टूडेंट अपने पढ़ाई में आगे बढ़ाए, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ाए, इकोनॉमिस्ट इकोनॉमी में आगे बढ़ाए, तो मुझे लगता है he will be a very happy man। सर, आप कह रहे हैं कि 20 से 22 बार इंटरेक्ट हुए हैं आप, सेना अधिकारी के पद पे रहे, रिटायरमेंट के बाद भी, चूँकि आप भी बहुत सक्रिय रहते हैं और सुरक्षा मामलों पर पड़ताल करते हैं, अपनी बात रखते हैं, विश्लेषण करते हैं समाचार चैनलों पर बैठ करके या
समाचार माध्यमों के जरिए। आप जनरल रावत को एक सैन्य अधिकारी के रूप में जो उनकी एक बड़ी खासियत थी, जो लोगों से अलग करती थी, एक तो आपने बताया नेशन फर्स्ट, जो आर्मी के अंदर चूंकि विशेषज्ञता थी उनकी कई मामलों में, खास करके आतंकरोधी गतिविधियों में किस तरीके से सेना को इन्वॉल्व किया जाए। 10 साल का एक बड़ा इंक्लूसिव, जिसको कहते हैं आप एक्सक्लूसिव भी कह सकते हैं, वो उनके पास अनुभव था। किस तरीके से वो अन्य से अलग थे? बड़ा मुश्किल होगा कहना, लेकिन यस, मैं फिर भी कहूंगा कि एज अ फौजी अफसर, वो अफसर कम सोल्जर ज्यादा था। उसके अंदर जो सोल्जर की स्पिरिट थी, बात और कहीं कोई हेजिटेशन नहीं। मेरे को आज भी याद है कि उन्होंने जब टेक ओवर किया था तो उसके इमीडिएटली बाद फंक्शन था आर्मी डे एट होम, और उस आर्मी डे एट होम में कौन लोग आए थे? उनकी रेजिमेंट के जेसीओज आए थे, जवान आए थे। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक आर्मी चीफ अपने सोल्जर्स को हमेशा याद, जो उनमें स्पेशली बढ़ चढ़ के थी। क्योंकि कई बार इस तरह की क्वेश्चनिंग हो जाती है कि भाई कौन कहाँ आ सकता है या नहीं आ सकता प्रोजेक्ट। एक और चीज जो उन्हें बिल्कुल अलग करती है वो है डिसीजन मेकिंग। जी। अगर आपके पास डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही तो मेरे पास लाओ, मैं करके दूंगा। आपको लगता है आपको डिसीजन लेने से जूते पड़ेंगे, कोई बात, आप मुझे दीजिए, मैं ये डिसीजन लेके देता हूं। मुझे कोई डर नहीं है कि जूते पड़ेंगे, जब तक के डिसीजन मेरी फौज, मेरे देश के लिए ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। आई थिंक ये जो एटीट्यूड है ये उन्हें बिल्कुल एक अलग जगह पर ले जाता है। क्योंकि कुछ भी कह लीजिए, इंसान इंसान है, कई बार नाजुकता, समय की नाजुकता होती है, तो वो कहता है कि इसकी गालियां मैं क्यों लूं, इसका डिस्क्रेडिट मैं क्यों लूं। लेकिन आई थिंक ही वाज फियरलेस टू टेक डिसीजंस जिसको लेने में बाकी शायद हिचकिचाते। एज ए आर्मी चीफ उन्होंने जो कुछ भी किया वो पूरे देश के सामने है, लेकिन सीडीएस के पद पर रहते हुए उन्होंने जो कुछ शुरुआत की है उससे देश को एक बड़ी ताकत मिली है सर। सेना, वायुसेना, जल सेना, ये एक साथ कलेक्टिव मोड में आकर के किसी कार्रवाई के प्रति अब जो है वो डेडिकेट हो रहे हैं। सीडीएस के उन कामों को आप किस नजरिए से देखते हैं? जो कुछ अधूरा छोड़ गए, क्या कुछ करना है, ये भी एक बड़ा चैलेंज है देश के सामने। आपने ये चीफ के टाइम की बात करी, उन्होंने एक और बहुत बढ़िया डिसीजन लिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर और चाइनीज प्रेसिडेंट के रिलेशन बहुत अच्छे चल रहे थे जी। जनरल विपिन रावत ने बोला हमारे पास 2.5 फ्रंट पे वॉर लड़ना है और हमारा नंबर 1 एनिमी चाइना है। सोचिए, एक आर्मी चीफ वो बात कर रहा है जिसका कोई भी बुरा मान सकता है। जी। प्राइम मिनिस्टर बुरा मान सकते हैं कि मेरे रिलेशन में ठीक कर रहा हूं और आप ये बोल रहे हैं, बट दैट इज कॉल्ड एज फियरलेसनेस। और हमने देखा कि उनकी फोरसाइट कितनी आगे की थी कि हमें अभी भी समझ आ रहा है कि चाइना इज आवर एनिमी नंबर 1। जी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट के आपने बोला सीडीएस के तौर पर, देखिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि तीनों फोर्सेस जब भी कुछ सोचती हैं तो देश के लिए सोचती हैं। लेकिन ये स्वाभाविक है कि वो फोर्स कभी नहीं चाहेगी कि उसका अपना दबदबा, उसका अपना कंट्रीब्यूशन कम हो जाए। जी। सो डिफरेंसेस आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जनरल रावत एक उस कैटेगरी का बंदा है जिसने एक ये ट्रेडिशन छोड़ दी है अपने पीछे, बिल्कुल, कि आप सब लोग अपने डिफरेंसेस से ऊपर उठकर भी काम कर सकते हैं और वो काम मैं करवाऊंगा, उसकी शुरुआत मैं करूंगा। सबसे बढ़िया बात उनका बेसिक एटीट्यूड काम का था, तो तुम ये बताओ तुम्हारी ऑब्जेक्शन, उसको डिस्कस करेंगे। तुम ये मत मुझे बताओगे आर्मी क्या है और एयरफोर्स क्या है,
नेवी के क्या कंसर्न्स हैं, नेवी के क्या इश्यूज है वो बताओ। एयरफोर्स के क्या कंसर्न है, एयरफोर्स में क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है जॉइंट मैनशिप में, वो मुझे बताओ। आर्मी भी मुझे यही बताए। इन तीनों को इन डिफरेंसेस से ऊपर लाना कम से कम मेरी ड्यूटी। एंड आई थिंक क्या बखूबी लाया कि यस, आज की तारीख में थिएटर कमांड अपने आप में शेप ले रही है जी। शुरुआत 1 से होगी, 2 से होगी, रातों रात 5-7 थिएटर कमांड नहीं बन पाएंगे। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का कंसेप्ट जी। उन्होंने वापस लाया है। कि आप इंटीग्रेटेड का मतलब ही जॉइंट मैनशिप। जी। आप अपनी सिनर्जाइजेशन कर सकते हैं फायर पावर। जी। आप सारे अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा कर ज्यादा इफेक्टिवली, जी। इकोनॉमिकली अपने देश के लिए जी। आप एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। आई थिंक ही हैज बीन वेरी सक्सेसफुल टू मोटिवेट एंड प्रूव इट टू ऑल द 3 सर्विसेज। थिएटर कमांड आपको नीचे नहीं ले जाएगी, आपकी सर्विस को ऊपर ही रखेगी। जी। एंड आई थिंक उस वजह से ईच एंड एवरी सर्विस ने ये ग्रांट किया, एक्सेप्ट किया कि थिएटर कमांड से मेरी इज्जत कम नहीं हो रही। आपको याद होगा बीच में एक छोटी सी कंट्रोवर्सी आई क्रिएटेड बाय एनीबॉडी एल्स अदर देन मीडिया। जब एयर चीफ ने कहा कि एयरफोर्स इज नॉट सपोर्टिंग आर्म टू आर्मी, जी। काफी हो हल्ला हुआ। जबकि अगर आज भी आप उस स्टेटमेंट को, रिकॉर्डिंग को फिर से सुन लें तो एयर चीफ मार्शल ने क्या कहा वो मैं बताता हूँ। मैं वहां हाजिर था इसलिए कह पा रहा हूँ, और कोई बात नहीं। जी। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता आप किस कॉन्टेक्स्ट में मेरे से ये सवाल पूछ रहे थे, लेकिन अगर आपका सवाल सिर्फ इतना है कि एयरफोर्स इज अ सपोर्टिंग आर्म टू आर्मी, तो एयरफोर्स एक बहुत बड़ा फर्ज अदा करती है देश के लिए, जी। जो स्ट्रैटेजिक लेवल पर है। जी। बाय द वे मुझे आप एक बात बताइए, एक एयर चीफ कैसे कह देगा कि आर्मी एयरफोर्स के सपोर्ट में नहीं है, एयरफोर्स आर्मी के सपोर्ट में नहीं है, नेवी दोनों के सपोर्ट में नहीं है? भाई आप एक बात बताइए, अगर आप फ्लॉट पे अपने बम गिराते हैं, फॉरवर्ड लाइन ऑफ होम ट्रुप्स, उसके आगे अगर बम गिराते हैं तो आप अपनी आर्मी को सपोर्ट ही तो कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं अपना बम अपने ओन ट्रुप्स पे ना गिराऊं, जी। इससे आगे गिराऊं। जी। वो फौज जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, हर 1 मिनट पर सिचुएशन चेंज हो रही है, तो अगर वो फ्लॉट भेजती है एयरफोर्स को, वो क्यों भेजती है? वो इसलिए भेजती है कि इससे आगे मेरे ट्रुप्स नहीं है, आप फ्री हो फायर कर। अब आप मुझे ये बता दीजिए इसमें कौन किसका सपोर्ट कर रहा है या सपोर्टिंग आर्म बन रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो यही लगता है। जी। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, कोई एक ऐसी लड़ाई आप गिन पाएंगे जो किसी अकेले एक फोर्स ने जीत के दिखाई हो? बिल्कुल बिल्कुल। और एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग द नेशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कर्नल शैलेंद्र, आप जो ये इंटरनल बात बता रहे हैं, अगर इस स्थिति में भी कोई एक ऐसा कन्वेनर मिले जो आर्मी के उन सारे अनुभवों से परिचित हो, जैसा कि रावत साहब थे, तो एक बहुत बढ़िया वो समन्वयक की भूमिका अदा कर रहे थे, जिस आप थिएटर कमांड की चर्चा कर रहे हैं एवी स्टार न्यूज़ पर। बड़ा सवाल है कि जो काम वो छोड़ के चले गए हैं, हालांकि ये अपुष्ट खबर है। खबर ये है कि जनरल नरवणे अगले सीडीएस होने जा रहे हैं, ये अभी तक की खबर है, हालांकि ये पूरी तरह से पुष्ट नहीं है। लेकिन एक सवाल है कि क्या आर्मी से ही सीडीएस बन रहे हैं या एयरफोर्स या नेवी से भी, या इसमें भी कुछ पैमाना है, इसका भी कुछ एक तरीका है, एक स्केल है, उस स्केलिंग पर सारी बातें हो करके और फिर सीडीएस का नाम तय होगा। और हम एवी स्टार न्यूज़ के दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सीसीएस की बैठक हुई जिसमें इस बात पर चर्चा हुई, लेकिन अभी कोई नाम तय हुआ ये नहीं क्लियर है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि जनरल नरवणे का नाम सबसे प्रमुख, सबसे आगे है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ ये कहूंगा कि
स्पेकुलेशन करना हमारे देश को बंद करना चाहिए। हमें स्पेकुलेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, हमें लॉबिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मुझे लगता है ये सिचुएशन इवन जनरल रावत जब बन रहे थे तब भी थी। एंड बाय द वे, ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आई थिंक वर्ल्ड ओवर जब आप एक ब्रिगेडियर स्टेज से ऊपर आ जाते हैं तो आपका एक्सपोजर इतना बढ़िया होता है कि आप एयरफोर्स और नेवी को भी इतना ही अच्छा समझते हैं जितना आप अपनी आर्मी को समझते हैं। आप ये नहीं कह पाएंगे कि आर्मी मेजर जनरल जो है वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी को समझता है। जी क्यों? क्योंकि वो कोर्सेज ऐसे होते हैं, जॉइंट एक्सरसाइज ऐसी होती हैं, आप जो कोर हेडक्वार्टर में टैक हेडक्वार्टर होते हैं उसमें जो आप अपने आप को एयरफोर्स के साथ जुड़ा हुआ पाते हैं, नेवल ऑफिसर्स जो आपके साथ कोर्सेज में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, हायर कमांड में, LDMC में, NDC में, ये सब क्या है? ये आपको एक ब्रिगेडियर जब NDC कोर्स करता है जी, आपको क्या लगता है वो ये थोड़ी ना सीखता होगा कि सेक्शन अटैक कैसे होता है, कंपनी अटैक कैसे होता है, बटालियन अटैक कैसे होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया जाता है उसको, सिचुएशंस। चाइना अगर हमारा दुश्मन है, हम उसे इकोनॉमिकली कैसे बीट कर सकते हैं, जी वहां डिस्कशन ये होगी। कोई लड़ाई से संबंधित बात नहीं। अगर हमें एक और एग्जांपल दे रहा हूं कि चाइना में अगर हमें डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन लानी है तो कैसे लाई जा सकती है, इसका फौज से क्या संबंध है, बट एक एक्सपोजर दिया जा रहा है। नाउ कमिंग टू द स्पेसिफिक पॉइंट के जनरल नरावने बनेंगे या नहीं बनेंगे, मुझे लगता है ये कहना गलत होगा कि जनरल नरावने ही बनेंगे। ये कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है। बेस्ट पर्सन विल बिकम द CDS, इसमें दो राय नहीं, क्योंकि ये पूरी प्रणाली है, पूरी प्रक्रिया है। मैं आ रहा हूँ जी। आज आपको शायद पता हो या ना, लेकिन आज की तारीख में आपको बहुत पुराना एग्जाम्पल देता हूँ। जनरल जोशी डाइड इन हार्ट, वो सर्विस में चीफ थे और उनकी हार्ट अटैक। जी, चीफ है जी, कौन था उस समय ऑफिशिएटिंग आर्मी चीफ? वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन जब तक के नया चीफ डिक्लेयर नहीं हुआ, कौन था? मैं आपको आज बता रहा हूँ, जूनियर मोस्ट आउट ऑफ ऑल द आर्मी कमांडर्स वाज द वाइस चीफ। और हमने वो झंडा चीफ का वाइस चीफ की गाड़ी पे लगाया, क्योंकि प्रोटोकॉल कहता है कि वाइस चीफ विल बी द ऑफिशिएटिंग चीफ राइट, इन एब्सेंस ऑफ चीफ। राइट, जी। अब आप बोल रहे हैं कि नहीं जी उससे सीनियर आर्मी कमांडर थे, तो क्या वो सीधे होंगे? उनसे सीनियर उस समय भाई नहीं बता पा रहा हूँ आपको, जनरल सुरेंद्रनाथ वाज द वाइस चीफ और वो ऑफिशिएटिंग चीफ बने। और जबकि उनसे 3 IC नंबर सीनियर जी, बाद में हमारे चीफ बने। कर्नल शैलेंद्र सर, आपके कनेक्शन में, आवाज़ में हमारे साथ संपर्क करने में थोड़ी समस्या आ रही है। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सर आप बोल चुके हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, उसमें व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। लेकिन आपने सच्चे दिल से एक आर्मी ऑफिसर की तरह एक सीनियर ऑफिसर को आपने श्रद्धांजलि दी, और आप बहुत नज़दीक से उन्हें जानते समझते रहे। उनका आर्मी का जो बिहेवियर था और काम करने का जो तौर तरीका था, उससे भी आपने हमें तारुफ कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप AV स्टार न्यूज़ पर जुड़े और इन महत्वपूर्ण जानकारियों को आपने हमसे शेयर किया, जो AV स्टार न्यूज़ के दर्शकों ने देखा और सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने कर्नल शैलेंद्र किस तरीके से अपनी बात रख रहे थे, और जनरल बिपिन रावत जो दिवंगत हमारे बीच अब नहीं रहे, एक CDS के रूप में, एक आर्मी चीफ के रूप में, या उससे नीचे भी जिस भी पद पर वो रहे, किस तरीके से
उनका व्यवहार हुआ करता था और आर्मी के अपने वरिष्ठ और जूनियर के बीच में वो कैसे कन्वेनर सेतु का समन्वयक की भूमिका अदा करते थे। और शायद यही कारण था कि जब वो सीडीएस बने तो इंटरनल आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बीच में अगर किसी भी मुद्दे पर कोई मतभेद हुआ करता था, वो एक इंटरनल पार्ट होता है, तो उसको वो कितने बखूबी तरीके से सुलझाते थे और सबकी बात को सुनने के बाद। और यही एक अच्छे नेता का गुण होता है, चाहे वो राजनीति में हो और चाहे वो किसी पद पर रहे हो। एडमिनिस्ट्रेशन करने का उनका जो तरीका था, आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन, वो उससे भली भांति परिचित थे, लेकिन अब हमारे बीच नहीं रहे और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, ये जानकारी देते हुए, क्योंकि ब्लैक बॉक्स उस चॉपर का जो क्रैश हुआ है वो मिल चुका है, तो हर उस एक पल की जानकारी उन 20 मिनट की हमें पता चलेगी जो जनरल नरवणे का, जो रावत के चॉपर के क्रैश होने का पता चल रहा है। तो विमान के क्रैश होने से लेकर के जनरल रावत कितने समय तक वहाँ जिंदा रहे और कैसे वो अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक अपना नाम भी लेते रहे, कुछ सहयोग की जो दरकार थी उनके जहन में वो मांगते रहे उन लोगों से जो वहाँ पर तुरंत पहुँचे। तो एक आर्मी ऑफिसर का वो बड़ा गुण, जो अपने अंतिम क्षण में मौत से वो जूझ रहे थे लेकिन जानकारी वो शेयर कर रहे थे, और ये एक अधिकारी का गुण होता है, खास करके अगर वो सेना से जुड़ा हुआ है, आर्मी से। तो अब वो हमारे बीच नहीं रहे, पूरा देश शोक की लहर में डूबा हुआ है और सीसीएस की बैठक में अभी ये नाम नहीं आए हैं, लेकिन कुछ नामों पर चर्चा होने की बात जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। जनरल नरवणे अगले सीडीएस हो सकते हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी कई और नामों पर चर्चा चल रही है। किस नाम पर अंतिम मोहर लगेगी, ये सीसीएस की बैठक या प्रधानमंत्री, इस बात पर आगे कोई निर्णय लेंगे, हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि अब हमारे बीच सीडीएस बिपिन रावत नहीं रहे और उनके न रहने के बाद जो कमी खल रही है उसको पूरा करने में कुछ समय लगेगा। लेकिन ये देश है, यहाँ पर रावत से भी बहुत कुछ सीखने के बाद कई ऐसे सैन्य अधिकारी हैं जो सीडीएस की भूमिका को बहुत अच्छे तरीके से उसके साथ न्याय कर सकते हैं, उसको अंजाम दे सकते हैं उस पद पर बैठ करके, और देश की सुरक्षा में चार चांद लगा सकते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ऐसा होगा। लेकिन जनरल रावत की कमी हमें खलती रहेगी और एबी स्टार न्यूज़ उन्हें सच्चे मन से श्रद्धांजलि देता है और उन्हें एक बार सैल्यूट करता है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।